ये पीडीएफ है जो आपको क्लास के साथ मिलेंगे। आज वैसे सेकंड क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं हर क्लास में दिखाता जाता हूँ आपको, क्योंकि आप अगर क्लास में कुछ नहीं भी लिख पाएंगे इससे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको पीडीएफ हम क्लास नोट भी दे ही देंगे। और साथ साथ जो ये नोट्स है ये भी आपको मिल जाएगा। आज क्लास नंबर 2, आपका पहले क्लास नंबर 2 लिख लीजिए। प्रॉपरली क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने काफ़ी सारे वार्म अप क्लासेज ली थी एक तरह से। इसको वार्म अप क्लास कह सकते हैं आप। क्लास नंबर सेकंड। अभी जो क्लासेस मैं ले रहा हूँ इसको एक तरह से आप क्या कह सकते हैं, वार्म अप क्लास। मेरे ख्याल से आज या नेक्स्ट क्लास तक वार्म अप क्लास खत्म हो जाएगी आपका। एक तरह से फाउंडेशन क्लास कह सकते हैं आप। किसी भी बड़े चैप्टर्स को पढ़ाने से पहले कुछ फाउंडेशंस बनाने पड़ते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रवीण कुमार झा। वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। ठीक है जी। राइट सर। मैं जब भी कभी क्लास में आगे बढ़ता हूँ ना, तो थोड़ा सा मैं पिछली क्लास के बारे में बात करता हूँ। पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था और उसको याद कर लेते हैं, हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको फास्ट ट्रैक करके भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको वार्म अप क्लास में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो। ठीक है। राइट सर। पिछले क्लास में जो बात हुई थी आपसे, मैंने कहा था 1776 में एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखा। उसमें प्रोडक्शन साइड ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करी, सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स की। सप्लाई को इम्पोर्टेंस दिया। उससे पहले मर्केंटलिज्म चल रहा था, जिसमें ज़्यादातर वेल्थ एंड बुलियंस की इम्पोर्टेंस थी। जिस कंट्री पर जितना बुलियंस एंड वेल्थ हो उतना रिच माना जाता था। इसलिए कंट्री ने एक्सपोर्ट को प्रमोट किया और बहुत सारे कंट्रीज को कॉलोनी बनाया मार्केट के लिए। काफ़ी समस्याएं दुनिया भर में हुई, आपको पता ही है। लेकिन मर्केंटलिज्म के बाद सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स आया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। जो नॉन इकोनॉमिक्स थे उस समय के, वो स्मिथ, रिकार्डो, जेएस मिल्स, मार्शल एंड पीगो थे। 1930 तक ये काफ़ी अच्छा चलता रहा। लेकिन 1930 में या 1929 में हार्डली आकर के क्या हुआ, एक ग्रेट डिप्रेशन आया। मेरे ख्याल से वो एक तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिपरकशंस भी था, सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। आई एम सॉरी अगेन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1920 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसका रिपरकशंस भी था। क्लासिकल इकोनॉमी के पास उस डिप्रेशन का जवाब नहीं था। उनके पास एक ही जवाब था कि लॉन्ग रन में सब ठीक होगा। लेकिन लॉन्ग रन का मतलब काफ़ी लंबा होता है, ये काफ़ी छोटा भी हो सकता है। लॉन्ग रन को कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। तो 1930 से 1936 के बीच में जेएम कीन्स ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते थे उस ज़माने में, तो वहाँ से उन्होंने एक थ्योरी लिखी। क्लासिकल इकोनॉमिक्स को ढंग से स्टडी किया और इसने अपने एक थ्योरी प्रोपोगेट किया, जिसमें डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करी इसने। बात हो चुकी है, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड किनेशियन इकोनॉमिक्स। बाद में से किनेशियन इकोनॉमिक्स कहा गया। किनेशियन कीन्स ने ही 1936 से पहले के सारे इकोनॉमिस्ट को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स का, और उस इकोनॉमी को क्लासिकल इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का 1920 से 1936 के बीच में नियो क्लासिकल कहलाया। क्लासिकल एंड किनेशियन का डिफरेंस आज मुझे करना था। ठीक है जी। बहुत सारी बात हो चुकी है क्लासिकल बारे में, आज क्लासिकल और किनेशियन का डिफरेंस करना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? राइट से क्लियर है। रिकैप हो गया होगा आपका, मुझे पूरा विश्वास है हो गया होगा। ठीक है जी। लिखिए डिफरेंस। क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल एंड केनेजियन इकोनॉमिक्स।
एक साइड लिखिए आप क्लासिकल, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। फिनिशिंग छोटा कर देता हूँ, उसमें कम ही स्पेस चाहिए होगा। क्लासिकल और इधर लिखिए केनेशियन। क्लियर यहाँ तक? क्लियर सर। क्लासिकल ने आप जानते हैं पिछली क्लास में बताया था और फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। क्लासिकल ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? इनविजिबल हैंड का। उसका कहना था कि इकोनॉमी में पार्टिसिपेट ना किया जाए, एक्सटर्नल फैक्टर्स कोई पार्टिसिपेट ना करे, इकोनॉमी खुद ब खुद अपने आप को क्या करेगी, इक्विलिब्रियम में ले आएगी। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इनविजिबल हैंड का। एवरी प्रोडक्शन हैज इट्स ओन डिमांड। इसने कहा एवरी प्रोडक्शन हैज इट्स ओन डिमांड। इसने सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करी, प्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस दिया। इसने कहा डिमांड शुड नॉट बी थॉट ऑफ, शुड नॉट बी थॉट ऑफ। डिमांड बारे में चिंता मत करो, डिमांड के बारे में चिंता ना करो, डिमांड अपने आप होगा, बस आप प्रोडक्शन करते जाओ। ये इनकी इनकी कुछ जनरल बातें थी। अगर पॉइंट वाइज बात की तो मैं पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इसने क्या कहा? सबसे पहले इसने कहा रियल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। रियल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। एक्चुअली बच्चों को क्या होता है, रियल एंड नॉमिनल फैक्टर्स को समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं यहाँ इंपॉर्टेंट इसको इंपॉर्टेंस का बताऊंगा। लिखिए मॉनेटरी फैक्टर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, साथ साथ लिख लीजिए। मॉनेटरी फैक्टर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। मनी क्या रोल प्ले करता है? सिर्फ मनी प्लेज द रोल ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी प्लेज द रोल ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का काम सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इट हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू, इट हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं होता है। ये सब बातें स्कूल लेवल पढ़ रखा होगा आपने, फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ यहाँ पे। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या? अभी आपने देखा 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। गवर्नमेंट ने जैसे ही अपनी बैकिंग मनी से निकाला, मनी कागज के टुकड़े हो गए। गवर्नमेंट ने जैसे उसको लीगल टेंडर डिक्लेयर, लीगल टेंडर से हटा दिया, वैसे वो क्या हो गए, कागज के टुकड़े हो गए। लोगों ने उसके सिगरेट बनाकर धुएं उड़ाए, आग जला दिया लोगों ने, उस पैसे को महत्व ही नहीं रहा। ठीक है, राइट सर। गवर्नमेंट की जब तक बैकिंग है तभी तक वो करेंसी है, अदरवाइज की कोई इंटेंसिक वैल्यू नहीं है उसकी। जैसे मान लो कोई गोल्ड का सिक्का हो, गवर्नमेंट अगर ये भी कह दे कि इस गोल्ड को सिक्का को हम मार्केट में नहीं यूटिलाइज करने देंगे, लीगल टेंडर नहीं मानेंगे, मत मानो, लेकिन क्या गोल्ड की वैल्यू तो होगी, सिल्वर की वैल्यू तो रहेगी। तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, कुछ ऐसे नॉन मेटल्स भी होते हैं जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, लेकिन जो कागज़ के टुकड़े होते हैं उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। मनी को गवर्नमेंट ने बैक कर रखा है और उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज ग्रुप में इस्तेमाल करते हैं। सारा क्लासिकल थॉट प्रोसेस ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, बड़े आराम से करूँगा। आपको अगर थोड़ा और फास्ट चाहिए तो आप फास्ट कर सकते हैं खुद से भी।
रियल फैक्टर्स का यहाँ मतलब क्या है? जिसकी कुछ फिजिकल वैल्यू है। जैसे देखो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे रियल फैक्टर्स हैं। रियल, जैसे मान लो आपके घर में मनी है, क्या आप मनी खाओगे? नहीं। क्या खाओगे? चावल, दाल, सब्जी, रोटी, सारे रियल फैक्टर्स है। आप पैसे नहीं पहनोगे, पहनो तो कपड़े ही, कपड़े रियल फैक्टर्स है। चलो गाड़ी में, गाड़ी रियल फैक्टर्स है। शूज़ पहनोगे, शूज़ रियल फैक्टर्स। सर्विसेज लोगे, वो भी रियल फैक्टर्स। तो जो रियल फैक्टर्स है वो इंपॉर्टेंट है। मनीटरी फैक्टर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। वो तो सिर्फ मीडियम एक्सचेंज का काम करता है। किसने कहा ये बात आपको? क्लासिकल ने कहा। तो क्लासिकल में ऑलवेज क्या होता है, कोई भी चीज़ को हम क्वांटिटी के टर्म्स में पढ़ते हैं उसको, क्योंकि रियल फैक्टर्स आर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, और जो नॉमिनल फैक्टर्स होंगे ऑलवेज क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ होगा। तो सर रियल फैक्टर्स ही इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसको हम नॉमिनल फैक्टर्स मनी के वैल्यू में कन्वर्ट करते क्यों है? एक्सचेंज कैसे करोगे? एक दूसरे को एक्सचेंज कैसे करोगे? पहले रियल फैक्टर्स ही एक्सचेंज होता था बार्टर सिस्टम में। ओवर द पीरियड क्या हो गया, मनी आया और एक्सचेंज को क्या कर दिया, इजी कर दिया। काम सिर्फ एक्सचेंज का इसका है। राइट सर। आ जाओ दूसरा पॉइंट पे आ जाओ। रियल फैक्टर्स मैंने बोल दिया, यहाँ लिख देता हूँ हल्का सा। रियल फैक्टर्स में यही इंपॉर्टेंट है, मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ। जैसे मान लो लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, पूरा आप लिख लेना। ये सब इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चे यहाँ तक? या तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। क्लासिकल का दूसरा पॉइंट क्या था? क्लासिकल कहता है मार्केट को अपने आप चलने दो, मार्केट में इंटरवीन मत करो। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। थोड़ा सा फास्ट करूंगा क्लास को आज। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नीडेड इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ क्या करे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज टू व्हाट? द फंक्शन ऑफ government is to maintain what? Maintain law and order. Law and order. And give what? Level playing field. And provide level playing field to all stakeholders of the economy. ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ द इकोनॉमी, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दो। मार काट ना बचे, चोरी चकारी ना हो, डकैती गुंडागर्दी ना हो, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दो, लॉ ऑर्डर मेंटेन करो। ये गवर्नमेंट का सिर्फ काम है। मतलब सीधी सी बात है, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी आर नॉट इंपॉर्टेंट। फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी आर नॉट इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट जो भी रोल इकोनॉमी में प्ले करता है उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। आरबीआई के थ्रू जो रोल प्ले करता है उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलता है। ये कहता है जरूरत नहीं है, इकोनॉमी अपने आप सब कुछ कर लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके तीसरा पॉइंट इनका है, सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। ये आपने सेज लॉ में पढ़ा होगा, इसको सेज लॉ भी कहते हैं। क्लासिकल कहता है कि आप सप्लाई की चिंता मत करो, सॉरी डिमांड की चिंता मत करो,
सिर्फ प्रोडक्शन करो, सप्लाई अपने आप होगा, सप्लाई सॉरी डिमांड अपने आप होगा, सप्लाई खुद डिमांड क्रिएट करेगा। थोड़ी प्राइस कम कर दोगे डिमांड हो जाएगी। अब सप्लाई तो करो, डिमांड होगा। क्लियर? क्लियर सर। कुल मिला के इसने क्या कहा, इसने कहा सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। इसने बात करी सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स की, सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, या यूं को प्रोडक्शन साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। सप्लाई करते जाओ। फोर्थ पॉइंट इसने कहा लॉन्ग रन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये शॉर्ट रन की बात नहीं करता, ये किसकी बात करता है? लॉन्ग रन। इनके सामने कोई प्रॉब्लम आया ना इकोनॉमिक्स में, ये कहेगा क्या, जो भी डिसइक्विलिब्रियम है, जो भी मार्केट में अभी डिस्टर्बेंस है, वो अपने आप ठीक होगा लॉन्ग रन में। लेकिन लॉन्ग रन का टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया इसने, 2 4 5 10 साल 20 साल भी हो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इसने कहा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आउटपुट मतलब क्या? आपका जो आउटपुट होगा वो एट इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट। आप ये मानकर चलो कि आपके सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फुली यूटिलाइज्ड है, और जब सारे फैक्टर्स फुली यूटिलाइज्ड है उस वक्त जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, जितना पॉसिबल है वो होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट मतलब कुल मिला के ये कह रहा है, ये जो आपका आउटपुट है ये वाई एफ है। एफ स्टैंड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आउटपुट, या वाई स्टार भी लिख सकते हो इसको। इससे ज़्यादा आउटपुट आप प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फुल यूटिलाइज्ड है। ये मान लो डिमांड है, अगर यहाँ पे ये प्राइस हुआ है P1, अगर मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा, D1 से D2 हो गया, तो प्राइस P1 से क्या होगा? P2 हो जाएगा। अगर डिमांड D3 हुआ तो प्राइस P3 हो जाएगा, लाइक दैट। गॉट इट? अगर डिमांड नीचे आया, D0 आया, D0 मान लो, तो प्राइस नीचे आएगा। ये कह रहा है कि प्राइस इज वेरिएबल, अगर मार्केट में डिमांड में चेंज होगा तो प्राइस में चेंज होगा, क्योंकि आउटपुट तो बढ़ नहीं सकता। हु सेज? क्लासिकल। क्लासिकल कहता है जब भी डिमांड चेंज होगा तो प्राइस यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, प्राइस इज फ्लेक्सिबल। प्राइस विल एडजस्ट according to इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस क्या करेगा? एडजस्ट कर जाएगा, जैसे डिमांड इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। जैसे प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, डिमांड अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइस। प्राइस फ्लेक्सिबल है। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, और भी बात करेंगे, वेट करो थोड़ा सा, अभी जस्ट बात करेंगे इसके बारे में। इसने इतनी बातें करी। लॉन्ग रन में क्या है? प्राइस वेरिएबल है, ये भी लिख सकते हो, ये लिख लो इस बात को। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन प्राइस इज व्हाट? प्राइस इज फ्लेक्सिबल या वेरिएबल। प्राइस एडजस्ट करेगा। प्राइस किसके थ्रू एडजस्ट करेगा? कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
जो कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, जैसे मान लो लैंड को आप क्या पे करते हो, लैंड को पे करोगे आप रेंट, लेबर को वेज, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट। अगर डिमांड बढ़ेगा तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगा तो फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा ना। किसी एक का एग्जांपल ले लो, मान लो वेज का एग्जांपल ले लो। अगर मार्केट में डिमांड बढ़ा, डिमांड राइज किया, वैसे तो सारे फैक्टर्स की कीमत बढ़ेगी, लेकिन मैं एक समझाने के लिए मान लो मैं लेबर की बात करता हूँ। डिमांड बढ़ा तो प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा ना, प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए, लेबर डिमांड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, वेज बढ़ जाएगा, वेज बढ़ेगा ना, वेज बढ़े क्या बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो कुल मिला क्या हुआ, डिमांड बढ़ा तो लास्टली प्राइस बढ़ा। हालांकि स्टेप्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन क्लासिकल क्या बोलता है, छोड़ो पहले स्टेप देखो। डिमांड बढ़ा तो क्या बस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, यही कह रहा है यहाँ पे। अगर डिमांड पहले क्या है, डिमांड पहले अगर डी नॉट है, डिमांड बढ़ के अगर डी वन हो गया, बढ़ गया देखो, तो प्राइस भी क्या था यहाँ पे, पी नॉट था, प्राइस ही बढ़ के क्या हो गया, पी नॉट से पी वन हो गया, एंड देन पी टू एंड देन पी थ्री, लाइक दैट। प्राइस एडजस्ट करेगा, प्राइस फ्लेक्सिबल होता है। गॉट द पॉइंट, यस सर गॉट द पॉइंट। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर सर। हम्म, अब देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली मैं कुछ बातें लिख देता हूँ, फिर यहाँ वापस आऊँगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली किनीशियन ने क्या कहा, जरूरी जानना ना, यस सर। किनीशियन ने कहा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस तो इम्पोर्टेंट है, तो सब इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखो इसने पहला पॉइंट क्या कहा, इसने इसने कहा रियल फैक्टर के साथ साथ मॉनेटरी फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है। मैंने रियल फैक्टर इसने इग्नोर नहीं किया, मॉनेटरी फैक्टर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब गवर्नमेंट हैज़ टू प्ले द रोल, मॉनेटरी पॉलिसी इज इम्पोर्टेंट। आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी क्या करना पड़ेगा, प्ले करना पड़ेगा, रोल प्ले करना पड़ेगा, जिसको क्लासिकल ने बिल्कुल इग्नोर मार दिया था। जरूरत नहीं है कि इसने क्या करना पड़ेगा, मॉनेटरी पॉलिसी करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का रोल डिसाइड कर दिया इसने। मान गए यहाँ तक, यस सर मान गए। इसने कहा यहाँ का नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन नीडेड। इसने क्या कहा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नीडेड, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, मतलब फिजिकल पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट, फिजिकल पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट। इसने फिजिकल पॉलिसी का रोल डिसाइड कर दिया, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। इसने कहा सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, इसने कहा डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, देखो सब पलट दिया इसने। इसने कहा लॉन्ग रन, इसने कहा शॉर्ट रन, देखो ना इसने कसम खा रखा है, सब पलट देंगे। इसने कहा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, इसने कहा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कैन नॉट बी अचीव्ड इन शॉर्ट रन, इसने कहा नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पॉसिबल नहीं है। ये है SRAS, ये है LRAS, ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये वर्टिकल लाइन, ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। इसने प्राइस को स्टिकी कर दिया, फिक्स कर दिया।
कब की बात कर रहा है? शॉर्ट रन में। इसने क्या लिखा? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट cannot be achieved in short run। इसने क्या कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आउटपुट को हम अचीव नहीं कर सकते शॉर्ट रन में, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जो, अब समझो इस बात को, जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप है, कैन नॉट बी व्हाट, कैन नॉट बी फुली यूटिलाइज्ड। कैन नॉट बी फुली यूटिलाइज्ड, इसको हम फुल यूटिलाइज कर ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट तो ऑलवेज मार्केट में रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट विल always remain in the economy in short run। शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट ऑलवेज रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। मान गए? मान गए सर। इसने प्राइस को फिक्स कर दिया। क्यों प्राइस को फिक्स किया इसने, मैं समझाता हूँ, देखो समझना। शॉर्ट रन में फिक्स किया है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट में रिमेन है, अभी है, तो वेज तो फिक्स रहेगा। मतलब वेज क्या रहेगा? फिक्स। अगर जमीन भी खाली है, मकान भी खाली है, तो रेंट भी क्या रहेगा? फिक्स। सारे कैपिटल भी फुल यूटिलाइज्ड नहीं है, मार्केट में पैसे पड़े हुए हैं, तो उसके इंटरेस्ट भी क्या रहेंगे? फिक्स। और मार्केट में अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो एक बंदा प्रॉफिट भी क्या कर सकता है? नॉमिनली कमाएगा ना, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट थोड़ी कमाएगा। कुल मिलाकर देखो तो इन सारे फैक्टर्स छोड़ के अगर सिर्फ वेज की बात करें, अगर अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट में तो वेज फिक्स है। अगर वेज फिक्स है ये, तो दैट इम्प्लाइज व्हाट? प्राइस भी फिक्स रहेगा, प्राइस नहीं बढ़ेगा। जितनी भी डिमांड हो जाएगी, डिमांड हो जाए, देखो डिमांड है, ये डिमांड है, ये डिमांड है, ये AD1 ले लो, ये AD2 ले लो, AD3 ले लो, तो डिमांड बढ़ रहा है ना। देखो ये आउटपुट है, यहाँ पे ये आउटपुट है। जितना भी डिमांड बढ़ जाए, प्राइस नहीं बढ़ रहा है, प्राइस फिक्स है। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? देखो डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, अब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेज फिक्स है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। सिंस देयर इज एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज व्हाट? अनएम्प्लॉयमेंट द मार्केट। मार्केट में जब अनएम्प्लॉयमेंट, तो वेज कैसे बढ़ेगा? जब सारे वर्कर्स को प्राइस मिला, सॉरी नौकरी मिली ही नहीं है, तो कम पैसे पे लेबर तो मिलेंगे ही ना, लेबर फिक्स रहेगा, लेबर कास्ट बढ़ जाएगा। अगर वेज नहीं बढ़ा तो प्राइस भी नहीं बढ़ा, तो सेम प्राइस पे क्या करते जाओ? डिमांड करते जाओ जितना करना है, प्राइस नहीं बढ़ने वाला है। समझ गए? समझ गए सर। तो इसका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है, और इसका वर्टिकल टू वाई एक्सिस। देखो समझ गए? इसका वर्टिकल है, इसका क्या? हॉरिजॉन्टल है। देख लिया? यस सर। आप देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअली तुम कहोगे सर इसमें सच्चाई क्या है? एक्चुअली सच्चाई क्या है? ये सही है या ये सही है? मैं कहूँगा दोनों सही है। शॉर्ट रन में ये सही है, क्लासिकिशियन, लॉन्ग रन में ये सही है। लेकिन एक्चुअली लॉन्ग रन किसी ने देखा नहीं आज तक। एक्चुअली हम, हमारी जो मूवमेंट होती है ना लॉन्ग रन में, वो शॉर्ट रन के थ्रू ही होती है। आपको मैं बताता हूँ कि किनीशियन ऐसा क्यों कहा, इसको समझो। किनीशियन ने जो कॉन्सेप्ट दिया ऐसा क्यों दिया, यहाँ समझो इस चीज़ को।
इसके नीचे समझो। क्लासिकल ने क्या कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी से लेकर सेमेस्टर 4 तक कम आएगा कोई पॉइंट, और यहाँ तो आएगा ही आएगा। ये तो वार्म अप क्लासेस में मैं बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें बोलता हूँ जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम में आए ना आए, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा, जो एग्जाम में आने वाले पॉइंट्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज दिमाग में क्या होता है, हमेशा ये सोचते रहते क्यों कैसे, आंसर नहीं मिलता लोगों का। क्लासिकल ने क्या कहा, क्लासिकल ने ये दिया, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। उसने कहा कि ये डिमांड कब है, ये प्राइस है, P1, ये डिमांड बढ़ गया 81 से 82, और ये प्राइस यहाँ हो गया। लेकिन एक्चुअली ये हुआ कैसे है, क्या रातों रात डिमांड बढ़ा रातों रात प्राइस बढ़ गया? ऐसा नहीं होता है। डिमांड तो बहुत जल्दी बढ़ जाता है, लेकिन प्राइस उतना जल्दी नहीं बढ़ता है। तो कैसे? मान लीजिए कि पहले आप इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे थे ना, डिमांड 81 से 82 चला गया, आपका डिमांड यहाँ पहुँच गया उस प्राइस पे, रातों रात आप प्राइस थोड़ी बढ़ा लोगे, प्राइस तो ही पे रहेगा। पहले आपका Y1 पे डिमांड था, या इसको वाई एफ मान लो, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट है। अब डिमांड आपका चला गया Y1 पे, Y1 देखो, डिमांड कहाँ चला गया? Y1 पे, मानते हो? राइट सर। रातों रात आपका डिमांड बढ़ गया, और ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा एक्सेस डिमांड। दिस इज कॉल्ड व्हाट? एक्सेस डिमांड। डिमांड जब एक्सेस हुआ, कुछ स्टॉक तो आपके पास पड़े होंगे, उस स्टॉक से तब तक आप डिमांड मीट करने की कोशिश करोगे, लेकिन जब डिमांड बहुत सारे एक्सेस हो गया, हम सॉरी, तो आप क्या करोगे फिर? इस एक्सेस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन करोगे। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सेस डिमांड व्हाट नीड्स प्रोडक्शन। एक्सेस डिमांड नीड्स प्रोडक्शन। एक्सेस डिमांड आपका प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी उसको। प्रोडक्शन करना चाहोगे तो क्या होगा? लेबर चाहिए, लेबर डिमांड बढ़ेगा, ऊपर क्या चुका हूं आपको, लेबर डिमांड बढ़ेगा तो वेज बढ़ेगा, वेज बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। लेकिन सब कुछ जंप नहीं करेगा, ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे होगा। और जब प्राइस बढ़ना स्टार्ट होगा, अब आप इस डिमांड पे हैं, प्राइस बढ़ना स्टार्ट होगा तो डिमांड कर्व में मूवमेंट आएगी, डिमांड कर्व में मूवमेंट आएगी। प्राइस के बढ़ने से डिमांड कर्व में मूवमेंट आता है। व्हेन प्राइस राइजेस, व्हेन प्राइस rises, there will be what? Movement on the demand curve. डिमांड कर्व पे मूवमेंट होगा। जब प्राइस राइज करेगा तो डिमांड कर्व पे क्या होगा? मूवमेंट होगा। जब प्राइस राइज होगा तो डिमांड कर्व पे मूवमेंट होगा। मूवमेंट होके क्या होगा? धीरे धीरे करके आप इस पॉइंट तक पहुंच जाओगे। कहाँ तक पहुंच जाओगे? इस पॉइंट तक। मान गए 81 से 82 प्राइस राइज होके वहां तक पहुंच गए। क्लियर यहाँ तक? क्लियर सर। अब देखो, क्लासिकल ने जो कहा वो भी सही कहा कि देखो अल्टीमेटली हम P1 प्राइस से P2 प्राइस से पहुंच गए, लेकिन क्लासिकल ने इसको इग्नोर किया। ये जो ट्रांजिशन हुआ ना, ट्रांजिशन, ये इसको इग्नोर किया। क्लासिकल की बातों से ऐसा लगता है जैसा सब कुछ रातों रात हो गया। नहीं,
ग्रेजुअली हुआ है। ये जो ग्रेजुअली हुआ है ना, ये इसी को शॉर्ट रन बोलते हैं। धीरे धीरे हुआ है, रातों रात नहीं प्राइस बढ़ा है। अभी आप खुद देखो, अभी अभी वॉर का सिचुएशन चल रहा है। ऑफ कोर्स जितने भी पेट्रोलियम हमारे कंट्री में है उसकी शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि सप्लाई नहीं हो रहा है। ध्यान देना, बाहर की कंट्री से पेट्रोलियम मंगाते हैं हम, पेट्रोलियम आ नहीं रहा है, तो शॉर्टेज तो हो रहा है। लेकिन शॉर्टेज होने के बावजूद भी क्या प्राइस रातों रात बढ़ गया? बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, प्राइस नहीं बढ़ा है। क्यों? गवर्नमेंट क्या करती है? रिजर्व रखती है। गवर्नमेंट अपना रिजर्व यूज़ कर रही होगी। जिस कंट्री के पास जितना रिजर्व होगा उतना अभी रिलैक्स होगा, जितना ज़्यादा रिजर्व होगा। लेकिन रिजर्व का भी एक लिमिटेशन है। रिजर्व जब खत्म होगा तो धीरे धीरे प्राइस क्या करेगा? हल्का हल्का बढ़ेगा। हो सकता है एकदम से बढ़ जाए, लेकिन डिपेंड्स कंडीशन पे। वॉर खत्म हो तो नहीं भी बढ़ सकता है। लेकिन केनेडियन पे जाओ तो क्या हो गया? एकदम से बढ़ गया। सॉरी, क्लासिकल पे एकदम तो नहीं बढ़ता है। तो केनेडियन ने यही कहा कि नहीं, शॉर्ट रन में प्राइस नहीं बढ़ता है। देखो ना, शॉर्ट रन में प्राइस नहीं बढ़ा है। डिमांड भले बढ़ गया है, डिमांड भले बढ़ गया, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ा है शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में प्राइस बढ़ा है। और एक्चुअल इकोनॉमी चलता किस में है? शॉर्ट रन में चलता है। लॉन्ग रन किसने देखा है? लॉन्ग रन क्या होगा? किसी ने देखा लॉन्ग रन को? एक्चुअली इकोनॉमी शॉर्ट रन में चलता है। मान गए? इसलिए केनेडियन ने कहा कि जब मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट है तो ये प्राइस बढ़ेगा ही क्यों। इसने ये कह दिया कि एक्सेस डिमांड होगा तो लेबर डिमांड बढ़ेगा, वेज बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। लेकिन केनेडियन ने क्या कहा? वेज तो तब बढ़ेगा ना जब मार्केट में क्या हो? अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो? ना हो, सारे वर्कर्स को सारे वर्कर्स फुली यूटिलाइज हो, दूध की नदियां बह रही हो, सबको नौकरी मिला हुआ हो, सब खा पी रहे आराम से, रिलैक्स कर रहे हैं। ऐसा सोसाइटी में कभी होता है क्या? अनएम्प्लॉयमेंट होता ही है। तो लेबर डिमांड बढ़ेगा तो वेज बढ़ेगा जरूरी नहीं है। वेज बढ़ेगा भी तो लॉन्ग रन में बढ़ेगा, शॉर्ट रन में नहीं बढ़ेगा, क्योंकि शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट है। तो कीन्स ने जो कहा वो बात अपनी जगह ठीक है, और क्लासिकल ने जो कहा वो भी ठीक है कि भाई बढ़ेगा जरूर लेकिन लॉन्ग रन में बढ़ेगा। लेकिन क्लासिक कीन्स ने क्या कह दिया? कीन्स ने कहते नहीं, एक्चुअली हमारा प्राइस बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि वेज नहीं बढ़ रहा है, वेज नहीं बढ़ रहा है। और दूसरी बात इसने एक बात और कही है, यहाँ देखना, कीन्स के हिसाब से देखना, कीन्स का समझना। कीन्स ने कहा ये है हमारा क्या? SRAS, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ा, प्राइस स्टिकी है। इसने ये कहा। क्यों प्राइस स्टिकी है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वेज फिक्स है, सारे फैक्टर कॉस्ट फिक्स है। फैक्टर कॉस्ट फिक्स है तो प्राइस भी फिक्स है। इसने कहा प्राइस नहीं बढ़ेगा। मान गए? पक्की बात मान गए? यस सर। इसने एक बात और भी कही, स्टिकी नेचर ऑफ वेज। इसका मतलब क्या हुआ? कीन्स ने, क्लासिकल ने क्या कहा कि अगर प्राइस डिमांड घटेगा तो प्राइस घट जाएगा। इतना आराम से क्या दिया इसने? इसने क्या कहा? यहाँ देखो, इसने कहा अगर डिमांड घटा तो प्रोडक्शन भी घटेगा, और प्रोडक्शन घटेगा तो लेबर डिमांड भी कम होगा, तो वेज भी कम होगा। इसने क्या दिया बड़े आराम से। लेकिन कीन्स ने क्या कहा? कीन्स ने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ स्टिकी नेचर ऑफ वेज। वेज को बढ़ाना तो आसान बात है, लेकिन वेज को घटाना पॉसिबल नहीं है। लेबर यूनियन होते हैं, वर्कर्स के यूनियन होते हैं, वो आपको वेज को घटाना अलाउ नहीं करेगा। इट्स नॉट पॉसिबल टू डिक्रीज योर वेज, कभी अलाउ नहीं करेगा। इसीलिए भी, क्योंकि वेज का नेचर स्टिकी होता है, बढ़ाना पॉसिबल है, घटाना पॉसिबल नहीं है। तो शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट है तो वेज नहीं बढ़ेगा, वेज नहीं बढ़ेगा तो प्राइस नहीं बढ़ेगा। ये किसने कहा? केनेडियन ने कहा। कितनी अच्छी बात है। देखो, डिमांड जितना बढ़ा लो। लेकिन एक्चुअली सच्चाई क्या है? सच्चाई इसके बीच में कहीं है। बीच में कहीं क्या? ये शॉर्ट रन हो गया, ये लॉन्ग रन हो गया।
शॉर्ट रन में तो प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग रन जाते क्या होगा, प्राइस बढ़ने लगा। पेट्रोलियम की प्राइस अभी नहीं बढ़ रही है शॉर्ट रन में, लेकिन लंबे समय तक ये क्राइसिस रहा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ने लगेगा। देखो प्राइस बढ़ने लगा, लाइक दैट। एक्चुअली यहाँ पे मैंने एक्चुअली अगर देखा जाए तो कर्व ऐसे होता है, और भी एक्चुअली देखा है तो कर्व ऐसे होता है। कैसे सर? ये होता है, ये होता है कर्व। मान गए? ये कर्व होता है एक्चुअल में देखा है तो। ये शॉर्ट रन का है, ये लॉन्ग रन का है, और ये इंटरमीडिएट रेंज है। ये इंटरमीडिएट रेंज है। एक्चुअल में इकोनॉमी हमारा इसी इंटरमीडिएट रेंज में रहता है, प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो। इसलिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारा जो सप्लाई कर्व होता है ना, देखो कभी भी सप्लाई कर्व देखो तो ऐसे बना हुआ होगा, अपवर्ड स्लोपिंग, ऐसे बना होता है, ना वर्टिकली अपवर्ड ना हॉरिजॉन्टल, रादर अपवर्ड स्लोपिंग। एक्चुअल में ऐसा ही होता है, क्योंकि इंटरमीडिएट रेंज ही प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि ये शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों को इनकॉर्पोरेट कर लेता है। मान गए? ये कहानी होती है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर सर? तो मुझे लगता है शायद कि कितना टाइम हो गया, मैं देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में जो होगा ना, यहाँ तक पढ़ के रखेंगे आप। ये वार्म अप क्लास 2 था आपका, ये क्या था, वार्म अप क्लास 2, क्लास सेकंड। जब आगे आप पढ़ोगे ना, तब मैं आपसे पूछूंगा जो वार्म अप क्लास लिया था उसका क्या इंपॉर्टेंस था। आपको लगेगा यार हमारे रीडिंग्स में दिख नहीं रहा है, हमारी क्लासेस में टीचर ने बताया नहीं है, ये सर क्यों बोल रहे हैं। रीडिंग्स में सब कुछ दिख रहा है, मैं दिखाऊंगा रीडिंग में आपको सब कुछ दिख रहा है। रीडिंग्स की आप जानते हो क्या होता है? रीडिंग्स में एक लाइन ये लिखा होता है, दूसरा लाइन ये लिखा होता है, एक बीच में लाइन होती है जो आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि दिख नहीं रहा किसी को, वो टीचर को दिखता है, वो इंटरप्रेटर को दिखता है, कोच को दिखता है। मुझे पता है मुझे क्या बोलना है क्लास में, वो एक लाइन में लिख देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना? ये सब कुछ की जरूरत पड़ेगा हमको, हर चीज़ जरूरत पड़ेगा, इसलिए मुझे बोलने दो। कुछ बातें होती है बिटवीन द लाइंस जो पढ़ना पड़ता है हम लोगों को, और पढ़ाना पड़ता है। जब हम मिलेंगे अगली क्लास में तो अब वार्म अप क्लास, तीसरा क्लास भी वार्म अप का होगा, लेकिन वो सिलेबस का पार्ट, टोटली सिलेबस का पार्ट होगा। वो होगा आपका क्या, किनेशियन मॉडल। उसमें क्या होगा, आपका एग्रीगेट डिमांड होगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स होगा, फिर कंजम्पशन फंक्शन होगा सी बार प्लस सी वाई, लाइक दैट। आई को कांस्टेंट मानेंगे, जी को दिस को कांस्टेंट मानेंगे। नेट एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये सब बातें होगी। फिर हम बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे करके, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन भी पढ़ेंगे। क्या होगा, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस सी वाई, लाइक दैट। ऐसा हम लोग करते रहेंगे। तो क्यों ना अगली क्लास का इंतजार किया जाए। स्टार्टिंग में एक दो क्लासेस थोड़ा हल्की हल्की होगी, अगली क्लास भी थोड़ा हल्का ही रहेगा, थोड़ा सा हल्का रहेगा, खासकर उसके लिए जो 12th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है। जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए हल्का नहीं होगा, उसके लिए सब कुछ जानने वाला होगा। आप अपनी स्पीड मॉडरेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन सुनना जरूर एक बार। मुझे ज़रूर व्हाट्सअप में लिखना, या आप यूट्यूब पे देखो तो वहाँ मैसेज में लिख सकते हो कि कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो आपके लिए नई थी, जो आपने ना स्कूल में पढ़ रखा था ना कॉलेज में पढ़ा आपने, आपको सुनने में अच्छा लगा। कोई एक दो पॉइंट भी अगर आपको मिल जाए कि हाँ सर हमने ये चीज़ सीखा है यहाँ से, आप मुझे लिखो वहाँ पे, मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं इस तरह से कुछ अच्छी अच्छी बातें क्लासेस में और भी इनकॉर्पोरेट करता रहूँगा। मुझे भी तो लगना चाहिए ना कि बच्चों को मिला कुछ। अगर पूरे 1 घंटे क्लास में अगर 2 पॉइंट भी नया मिल गया आपको ना, बहुत बड़ी बात है। वार्म अप क्लास में 2-4 पॉइंट भी नया मिलना काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कुछ क्लासेस बाद आपका सिलेबस बहुत फास्ट से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कुल मिला के 8-9 क्लासेज लगाते हैं इस चैप्टर में हम, 9 या 10 क्लासेज तक। कॉलेज में मुझे पता है 2-3 क्लासेज में 4 क्लास में निपटा देते हैं वो लोग। कॉलेज वाले टीचर होते हैं, हम लोग कोच होते हैं, हमारी जवाबदेही अलग होती है। हमें एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, एक एक चीज़ समझाना होता है, एक एक न्यूमेरिकल्स करना होता है। हम नहीं भाग सकते उस तरह से, क्लियर ना? तो ये भी आपके लिए है, बार बार दिखाता हूँ आपको। इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, इसमें थ्योरीज भी है,
अगली क्लास में रीडिंग का ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहीं से पढ़ाएंगे अगली क्लास में, आपका हम सब कुछ यहीं से पढ़ाएंगे। इसको खोलेंगे नहीं, लेकिन ये ज़रूरत होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।